ये जो आपका सफर रहा है ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा। भीड़ भाड़ में चलना क्या, कुछ बच के चलो, कुछ हटके चलो। जब चाइना वार हुआ था, चाइना वार के टाइम में ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। सरकार ये कहती थी कि रात में लाइट मत जलाइए घर में, या लाइट जला रहे हैं तो काले कागज लगाइए कांचों में। कि हम लोग कॉलोनी में घर घर जाके हाथ जोड़ते थे, लोगों से कहते थे। एक नवयुवक संघ करके एक संस्था उस जमाने में हम लोगों ने बनाई थी। बाढ़ आई और कोई कैलेमिटी हुई देश में, चैरिटी के लिए एक फिल्म चलवाते थे। माधवराव सिंधिया जी हमारा बड़ा बहुत प्रेम संबंध था, तो उन्होंने हमको कांग्रेस ज्वाइन करा दी, क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस में ही थे। टिकट हमको नहीं मिला था किसी पार्टी से, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, स्कूटर चुनाव चिन्ह से पार्षद बन गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया, फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम किया, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने का मौका मिला। और अपना अखबार चलाते चलाते दूसरों के लिए भी काम करना अलाउ नहीं करते हैं। जो बड़ी अखबार होते हैं कहते हैं या तो आप हमारा काम करो या अपना करें। उसी दौरान जीवाजी यूनिवर्सिटी में चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया और 15 लोग जीत के आते थे उसमें से। पहली बार मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी का महासभा का चुनाव लड़ा। भगवान की कुछ कृपा हुई कि चुनाव जीत गए। साइकिल लेके अपने घूमते रहते थे वोट मांगने के लिए। जमीनी स्तर पे आपने मेहनत की। हमारे मन में आई कि क्यों ना एक छोटा अखबार निकाले, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जनता से उनका रूबरू कराना चाहते हैं। उसी तरह से जनता से हमने अपना रूबरू विशेषांकों के माध्यम से किया। पूरे देश भर की जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनके ऊपर आलेख तैयार करा के और संस्कृति विशेषांक निकाला। तो उन सब विद्वान लोगों को ग्वालियर बुलाते थे और बुला के फिर फंक्शन करते थे, उस पर चर्चा करवाते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो बड़े अखबारों में काम करने वालों की पूछ होती थी या इज्जत होती थी या उनको लोग अच्छी निगाह से देखते थे, उनसे ज्यादा हमारे पाक्षिक अखबार की वजह से हमको लोग आदर करते थे। मनमथ नाथ गुप्ता जी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो काकोरी कांड हुआ था जिसमें अंग्रेजों का खजाना इन लोगों ने लूट लिया था, तो ये उसके प्रमुख हीरो थे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक किसी को पता नहीं है, आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना इतना आसान तो रहा नहीं होगा। क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या परेशानियाँ इस सफ़र में उनको आई हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका सफ़र रहा है, इतना लंबा सफ़र रहा है आपका, ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा। आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मेरे सफ़र की शुरुआत आप अगर समझें तो ये जब चाइना वार हुआ था जी, सबसे पहले, तो चाइना वार के टाइम में ये हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जी। तो स्कूल के बच्चे कॉलोनी में जहाँ रहते हैं हम लोग, तो सरकार ये कहती थी कि रात में लाइट मत जलाइए घर में जी, या लाइट जला रहे हैं तो काले कागज़ लगाइए कांचों में। जी, इस तरह की एक जागरूकता पैदा करने के लिए रात में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 9th में पढ़ता था, कोई 10th में पढ़ता था, कोई 11th में था, तो लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्र के हित में जागरूकता फैलाने के नज़रिए से उसी टाइम से कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा हुई, सरस्वती माँ की दया हुई कि हम लोग कॉलोनी में घर घर जाके हाथ जोड़ते थे, लोगों से कहते थे कि भाई राष्ट्र हित में ये है कि आप रात के टाइम लाइट कम से कम जलाएं, या जलाएं तो आप पर्दे लगाएं और काले कागज़ लगाएं। जी। इसके अलावा फिर वो एक नवयुवक संघ करके एक संस्था उस ज़माने में हम लोगों ने बनाई थी जी। तो उसमें कॉलोनी के ही बच्चे थे, आसपास के बच्चे थे। लक्ष्मीबाई कॉलोनी में हमारा घर है, मिसल स्कूल के सामने जी, वहाँ हम लोग रहते हैं, और गांधीनगर है पास में, खड़ापति कॉलोनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम चालू किया। फिर एक यूथ क्लब का निर्माण किया गया, जी। यूथ क्लब मध्य प्रदेश। अच्छा, वो आप ही ने उसको मतलब स्थापित हाँ, किया था? नहीं स्टार्ट श्री राजेंद्र शर्मा हैं, एडवोकेट हैं आजकल वो, जी, उन्होंने शुरू किया था। वो उसके सेक्रेटरी थे, मैं कोषाध्यक्ष था। जी, और एक शुक्ला जी थे, राम सनई शुक्ला जी, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। जी, तो वो हम लोगों ने चालू किया। और जब बाढ़ आई और कोई कैलेमिटी हुई देश में, तो हम लोग सोचते थे कि छोटा ही योगदान हो, लेकिन हम लोग भी उसमें योगदान करें। तो आपने देखा होगा कि आपको सुना ही होगा, ध्यान में अगर होगा तो होगा आप लोगों के, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो हम लोग
चैरिटी के लिए एक फिल्म चलवाते थे। फिल्म चलाते थे। फिल्म टॉकीज पे फिल्म जी। चलवाते थे, फिल्म का पैसा देके। जी। और उस जमाने में करीब 200 रुपये में एक फिल्म एक शो के लिए मिल जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई किसी टॉकीज वाले से बात करके, खास तौर से उसमें डिलाइट टॉकीज के मालिक जो थे भोला सिंह जी, जी। अब वो शांत हो गए हैं, तो वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो एक शो हम उन लोगों से कहते थे कि एक चैरिटी के लिए चलाना है, अच्छा अच्छा। इसका जो फिल्म का पैसा है वो हम लोग चंदा अंदा इकट्ठा करके दे देंगे। जी और बाद में उसके हम लोग टिकट बेचते थे, जी जी। और टिकट बेच के हॉल को भरते थे। उस समय आपकी एज क्या होगी सर? उस समय एज होगी 18, 17, 18, अच्छा, मतलब 20 शुरुआती के दौर था अंदर ही आपका। थी मतलब। जी जी जी। तो एज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक काम करने का एक जुनून होता है, वो बहुत था। वो एक दिमाग में ये था कि भाई अपने को कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन के अलावा कुछ समय बचे तो कुछ अच्छे काम में, राष्ट्र हित में, देश हित में, अपने क्षेत्र के हित में उसमें लगाना चाहिए। इसलिए तो हम लोगों ने वहाँ फिल्म चलवाई, और फिल्म चलवा के हम लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया वो फिर हमने कलेक्टर के माध्यम से, उस ज़माने में वीवी नागर साहब एक कलेक्टर हुआ करते थे, जी तो उनको हम लोगों ने फिर पैसा इकट्ठा करके ड्राफ्ट बनवा के उनको उसमें डोनेट किया। जी तो ये जो भावना थी ये शुरू से ही कुछ इनबिल्ट मिली है हमको, जी जी। जो अंदर से पूर्व से बनी आई हमारे संस्कारों में, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, और जो शुरू से चली आई होगी वो कुछ मेरे अंदर कुछ ज़्यादा आई, मुझे ऐसा लगा। जी जी जी। तो वहीं से काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में सामाजिक काम, जैसे मोहल्ले में होली हो रही है, कोई दिवाली का कार्यक्रम हो रहा है या कोई दशहरे का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा सक्रियता दिखाना, उसमें भी अपनी उपलब्धता आपकी भागीदारी रहती थी। करना, और कॉलोनी की एसोसिएशन है उसके साथ जुड़ना। जी तो बाकी लोग सब सीनियर होते थे काफ़ी, जो काम करते थे, रिटायर्ड लोग होते थे, जी जी। लेकिन मैं उसमें सबसे कम उम्र कम का उम्र के। बंदा होता था उसमें। जी 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 जी। तो उसमें काम किया, करते करते पढ़ाई लिखाई भी चलती रही। और ग्वालियर के जो शासकीय श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पड़ाव चौराहे पे अभी भी है वो, श्री कृष्ण धर्मशाला एक है, वहाँ बहुत प्रसिद्ध जगह है, उसमें वो स्कूल लगता था। वहाँ अच्छा अच्छा। प्राथमिक शिक्षा हमारी वहाँ हुई, और उसके बाद में मिडिल वहाँ से करने के बाद में फिर जीवाजी राव स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल जयेंद्रगंज में, सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ हुई। और ये सब काम चलते रहे, छोटे मोटे काम, ये सामाजिक काम चलते रहे। मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में वहाँ स्कूल में भी भाग लेता रहा। तो मेरी खास दिलचस्पी लिखने पढ़ने में ज़्यादा थी, तो वहाँ उस ज़माने में पत्रिकाएं निकाली जाती थी हैंड रिटन। अच्छा। तो और प्रतियोगिता होती थी शुद्ध और स्वच्छ लेखन की, सुंदर लेखन की प्रतियोगिताएं होती थी। किसकी अच्छी राइटिंग है जिसको हम बोले हैं एक जी हाँ जी। तो वो होती थी, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुझे राइटिंग में कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला वहाँ, और दोनों में मुझे प्रथम पुरस्कार। अच्छा, उस जमाने में हिंदी और इंग्लिश दोनों में? हाँ, ये 68-69 की बात है। जी। तो तब हमको मिला। उस जमाने में वो प्रिंट नहीं होती थी पत्रिकाएं, तो वो हाथ से लिखवाते थे। अच्छा। तो मेरे हाथ की लिखी हुई पत्रिका स्कूल की लाइब्रेरी में अभी भी वहाँ मौजूद है। वो काली स्याही से जी। हमारे प्राचार्य जी ने हमको एक पेन इनाम में दिया था, और वो पेन ऐसा दिया था उन्होंने कि जो आप खरीदना चाहो वो खरीद लो, चाहे वो कितने महंगा हो, कितना ही बड़ा हो। अच्छा। और एक स्याही की बोतल, और ये खरीद के, और जो पेपर्स थे वो उसकी बाउंड्री छपवा के, हाँ। और उसमें आप इस पर ये पत्रिका बनाना है, लिखना है। तो वो 100-150 पेज की लगभग थी, वो अपने हाथ से लिखी, और हस्तलिखित पत्रिका कहलाती थी वो। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी में ही नहीं है कि इस तरीके की कोई पत्रिका हुआ करती है। हाँ, और हाथ से लिखित, ये क्योंकि प्रिंटिंग होती थी तब भी, प्रिंटिंग चलती थी, आज भी प्रिंटिंग, आज तो बहुत एडवांस हो गई है, तो प्रिंटिंग से ही कराते थे। लेकिन वहाँ बजट की कमी होगी उस जमाने में, पैसा कम होगा, और रिकॉर्ड करने के लिए ये उनने कि जो बच्चा हमारा अच्छा राइटिंग में कर रहा है काम, उसी से ये करा लिया जाए। तो हमने खुशी किया। कहीं ना कहीं एक तरीके से, इस तरीके से दो काम हुए, उनका भी काम हुआ और बच्चों का भी काम हुआ, उससे उनको प्रोत्साहन मिला। हाँ, उनको प्रोत्साहन मिला, और वो परंपरा चली आ रही है।
इसके अलावा फिर जब हम कॉलेज में, साइंस कॉलेज ग्वालियर जो है आज उसका नाम माधवराव सिंधिया जी के नाम पे हो गया है, उस सरकारी कॉलेज में हमने एडमिशन लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में। ये 1970 की बात है, 69-70 की। तो वहाँ फर्स्ट ईयर में जब पढ़ रहे थे तो फर्स्ट ईयर से ही वहाँ गतिविधियों में सक्रिय होना चालू कर दिया था, जो स्टूडेंट्स की होती हैं, स्टूडेंट वेलफेयर की जो होती हैं। तो उसमें सदस्य बनना, उसमें काम करना और तमाम तरह की गतिविधियों में भाग लेना। जी। अब मैं आपसे कहूँ, असल में बात ये रही कि साइंस, हमारे पिताजी चाहते थे कि हम साइंस पढ़ें, डॉक्टर बनें। जी। तो इसलिए उन्होंने मुझको बायोलॉजी दिलवाई, कहा कि तुम तैयारी करो। लेकिन मेरा रुझान स्वाभाविक रूप से साइंस की तरफ नहीं था। जी। स्वाभाविक रूप से मैं ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का, मुझे ज़्यादा पढ़ने में, लिखने में, समझने रुचि में थी आपकी। रुचि थी। लेकिन घर वालों की इच्छा, आपने देखा होगा कि आज भी अभी वो परंपरा, वो सारी चीजें चली आ रही कि हैं लड़कों को डॉक्टर और इंजीनियर बना के आने के अलावा कुछ बनाना ही नहीं चाहते थे। समझ रहा हूँ। जबकि बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी होती हैं। और अगर आपको उस बच्चे को उसकी उसकी रुचि के अनुसार अगर उसमें पढ़ने देंगे या कुछ करने देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, अच्छा कर सकता है। अगर उस विपरीत धारा में बहेगा तो फिर वो उतना अच्छा नहीं कर सकता, जितना अच्छा वो वैसे कर सकता था। खैर फिलहाल चूँकि एडमिशन हो गया था, मेडिकल में तो नहीं हुआ, पीएमटी में दी थी हमने, नहीं हुआ। और बाद में बीएससी हमने बायोलॉजी से किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीएससी बायोलॉजी से करने वाला छात्र फिर एमएससी मिलिट्री साइंस में जाए, क्योंकि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी छोड़ के मिलिट्री साइंस एक नया सब्जेक्ट हुआ करता था उस ज़माने में। और साइंस कॉलेज में उसमें एमएससी होती थी। जो लड़के बीएससी करके आते थे उनको एमएससी की डिग्री मिलती थी, जो बीए करके आते थे उनको एमए की डिग्री मिलती थी। तो फिर मैंने प्राइवेट किया एमएससी प्रीवियस में और बहुत अच्छे नंबर आए। और सेकेंड ईयर में जब वो 2 साल का होता है पीजी, तो उसमें रेगुलर एडमिशन मिल गया था। फिर मैंने करीब 75% मेरा उसमें रहा। तो वो इसलिए रहा 75% के, उसके जो सब्जेक्ट थे वो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स से मिले हुए थे। जैसे मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री हिस्ट्री, है ना, और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के इसके पेपर्स होते थे। तो वो उनको पढ़ने में, उनको याद करने में, उनको समझने में बहुत आसानी होती थी, और तो उसका परसेंटेज बढ़ गया। अब उसके बाद की जो कहानी है फिर ये रही कि हम कुछ जीवाजी विश्वविद्यालय से ये कॉलेज गवर्न होता था, और कॉलेज में जो गड़बड़ियाँ होती हैं, छात्रों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, टीचर्स का ठीक से ना पढ़ाना या और कोई दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेके कुछ ना कुछ हम आंदोलन करते रहते थे। अच्छा। करते करते हम वो आंदोलन यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। और यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर वो उनकी समस्याओं के लिए लड़ना चालू कर दिया। लड़ते लड़ते फिर पत्रकारिता, एक तरीके से छात्र उसमें आप आ गए थे, छात्र राजनीति में आ गए थे आप। हालांकि मैंने कॉलेज में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने एमएससी किया उसके बाद 1 महीने मैंने काम भी किया है, जो मालूम नहीं लोगों को। लीडर वाली क्वालिटी होते हुए भी आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा था? हाँ, नहीं लड़ा। कुछ संयोग हो सकता है, या मतलब कहीं और जाना था। कहीं और जाना होता है तो कभी कभी ईश्वर और आगे आपको करा देता है। तो हमारे पास में एक एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन डॉक्टर पुरोहित साहब रहते थे घर के बगल में। जब मैंने एमएससी कर ली तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ घूमते रहते हैं ऐसे ही, तो हमारे कॉलेज में आ जाओ। तो मैंने कहा वहाँ साहब मैं क्या करूँगा, मैं तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का आदमी नहीं हूँ, लड़का नहीं हूँ। तो उनका नहीं आप आ जाओ, आपको हम जॉब देंगे और डेली वेजेस पे हम आपको काम कराएंगे। अच्छा। और फिर बाद में रेगुलर करा देंगे। आप लाइब्रेरी में हमारे यहाँ बैठना, देखना, अपना पढ़ाई लिखाई भी करते रहना, हमारा काम भी करते रहना। उस ज़माने में डेली वेजर को 5 रुपये रोज़ मिलते थे। अच्छा। 5 रुपये रोज़ मिलते थे। तो आपको, उनका कहना ये था, वो रुपए की बात नहीं थी ना, हमारे घर में ऐसे रुपए की कोई दिक्कत थी, कोई बात नहीं थी। उनका कहना था लेकिन आप पढ़ लिख गए तो अपनी जेब खर्च अपना खुद ही निकाल लो, खुद से चालू करो, घर वालों से लेने की जरूरत ना पड़े,
तो आप आ जाओ, कुछ पैसे भी मिलेंगे और आपका पढ़ने लिखने में समय भी जाएगा वहाँ। जी जी। तो मैंने उनकी बात मान ली और मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। साल भर भी मैं वहाँ काम नहीं कर पाया। उसी दौरान जीवाजी यूनिवर्सिटी में चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया कि वहाँ महासभा के सीनेट कहलाती है वो, जी। उसके चुनाव होना है। वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। अच्छा। और उसमें उस ज़माने में भी करीब 1000 मेंबर हुआ करते थे लगभग, और 15 लोग जीत के आते थे उसमें से। जी। प्रेफरेंशियल वोट होता था उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। हाँ। जो आप फर्स्ट चॉइस हैं, आप सेकंड चॉइस हैं, ये थर्ड चॉइस हैं, ये ऐसे उसमें अलग अलग चॉइस से वोट रहते थे। और जब पहला हार जाता था तो वो वोट दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता था। हाँ। और दूसरा हार गया तो वो तीसरे को हो जाता मतलब उसकी वैल्यू बनी रहती थी वोट की। जी जी। वो ये नहीं है कि एक उसके बाद वैल्यू खत्म हो जाए। वो 15 प्रेफरेंस लगते थे एक से लेके। हाँ। किसी को 15 लगाने लगाए, किसी को 5 लगाने, किसी को 10 लगाने, जितना लगाना चाहे। तो वो जब वो अनाउंस हुआ तो एक हमारा संपर्क में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नेता जो हमसे और 2-3 साल सीनियर थे और वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो संपर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप यहाँ चुनाव लड़िए। हाँ। तो चुनाव लड़ने में क्या है कि ये बाध्यता है कि आप नौकरी नहीं कर सकते। अच्छा। भले वो डेली वेजेस की नौकरी थी, वो कोई रेगुलर नौकरी तो नहीं थी। जी। तो वो मुझे छोड़ना पड़ी। छोड़ के फिर मैंने कुछ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के मेंबर्स बनाए, कुछ पुराने मेंबर्स से संपर्क साधा। ये 1977 की बात है। जी। आज से 47 साल पीछे चले जाइए पीछे आप। चले गए। तो पहली बार मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी का महासभा का चुनाव लड़ा मैं। उस वक़्त महासभा के मेंबर्स वो लोग बनते थे जो ग्रेजुएट होते थे जी। और 50 रुपये जमा करते थे तो लाइफ मेंबरशिप मिलती थी, और फिर वही लोग वोट डाल सकते थे। तो हमने अपने सर्कल में 25, 50, 100 लोग जितने थे उनको भी मेंबर बनाया, कुछ पुराने जोड़ जाड़ के, और चुनाव लड़ा। तो पहले ही चुनाव था, लेकिन भगवान की कुछ कृपा हुई कि हम चुनाव जीत गए। और हमसे जो सीनियर थे, जो जिनका दबदबा था वहाँ यूनिवर्सिटी की राजनीति में, उनका नाम लेना किसी का उचित नहीं है, वो बहुत बड़े नेता हैं, आज भी है। जी जी। लेकिन वो हार गए उसमें। जी। तो हमारा कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जब बड़े पद पे होता है तो उसको जो हारने का कारण होता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। ये आपने कहा, ये आपने सही बात कही कि वो ये समझते थे वो लोग जो हार गए कि वो ये तो बच्चा है, अभी नया आया है, ये क्या करेगा, इसे कुछ आता नहीं है, ऐसे घूमता रहता है ये तो। और चुनाव तो कैलकुलेशन से जीता जाता है, गणित से जीता जाता है। मतलब वो टैक्टिस होती है एक चुनाव जीतने की। तो हमने खैर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम तो मेहनत करते अपनी रहे, मेहनत पे ध्यान दिया, और साइकिल लेके अपने घूमते रहते थे वोट मांगने के लिए जगह जगह। तो उस वक्त जमीनी स्तर पे आपने मेहनत की। और जो लोग, जिन लोगों ने हमको चुनाव में खड़ा किया था, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। वो यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए लोग थे, अधिकारी थे, बड़े बड़े पदों पे थे। तो अल्टीमेटली खैर उसमें विजय हो गई, तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ गया और तो एक नई दिशा और मिल गई। एक नई दिशा मिल गई। तो यूनिवर्सिटी में चुन के आना और ऐसी परिस्थितियों में आना कि पहली बार लड़े और पहली बार जीत जाए और आपके सीनियर हार जाए। और करीब उस जमाने में भी 150-200 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते थे। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जीत से ज़्यादा जो चर्चा हुई होगी वो उनकी हार की हुई होगी, कि एक मतलब शुरुआत के व्यक्ति ने आप उनको इतने बड़े पद पे हरा दिया। उसमें हराना जिताना नहीं होता। जी। उसमें तो 15 लोग जीत रहे हैं, तो अगर 30 लड़ रहे हैं तो 15 कोई से भी आ रहे हैं। अच्छा। उसमें ऐसा दो नहीं होती, डायरेक्ट फाइट नहीं होती। डायरेक्ट फाइट नहीं होती है। उसमें तो 15 लोगों को जीत के आना है। अच्छा। तो 15 में जो हाईएस्ट वोट आ जाएंगे वो 15 निकल आएंगे, बाकी रह जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, हार जाएंगे। जी। तो उस वक्त हमारी उम्र आप अंदाज लगाइए, 22 साल के ही थे हम उस समय। 22 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा हो गया था। फिर हमको मन में ये लगा कि भाई इसके नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए। तो वहाँ एक कार्य परिषद बनती है, इसे हिंदी में कार्य परिषद कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो होता है वो बोर्ड मेंबर होते हैं, जैसे किसी संस्था में बोर्ड होता है उस तरह से होते हैं। उसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ के मेंबर होते हैं और इलेक्टेड 3 लोग होते हैं उसमें। वो बहुत टफ होता है चुनाव।
हाँ वो बिटवीन द कोर्ट मेंबर्स चुन के आते हैं। तो 100 कोर्ट मेंबर होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, वो वोट डालते हैं, तब उसमें से फिर कारपरिषद बनती है। जी तो हमको सौभाग्य ये मिला कि हम उसमें भी जीत गए, तो और हौसला बढ़ और गया। हौसला बढ़ गया। क्योंकि किसी जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकले हो एकदम हाँ सन 75 में एमएससी की हो, 77 में आप कारपरिषद में वही बैठ जाए जाके, सही बात तो है। इतनी कम उम्र में बैठ जाए, ये अपने लिए बहुत ये बड़ी बहुत उपलब्धता बड़ी होती है। उपलब्धि थी ये, क्योंकि हमारी उम्र के कोई और उसमें था नहीं। जी हमसे सब सीनियर लोग थे, जी और सीनियर होते ही हैं उसमें, क्योंकि वो फैकल्टी के डीन्स होते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ के होते हैं, गवर्नर के नॉमिनी होते हैं, और वाइस चांसलर उसका चेयरमैन होता है पूरे बोर्ड का। जी तो उसमें काम किया, बहुत काम किया, मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लगा के अब ये हमारी कैरियर की शुरुआत है। हाँ अगर अच्छा काम करेंगे तो और नाम होगा, और नाम के साथ फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी तो काम करते रहे। इसी बीच 1977 में ही हमको ये था कि हम अखबार की लाइन में, प्रेस लाइन में, मीडिया लाइन में काम करेंगे। जी तो उसी दौरान हमारी बैठक उठक जो है, कुछ सीनियर पत्रकार थे ग्वालियर के, उनके साथ हो गई। वो इसलिए हो गई कि जो संस्थाएं थी हमारी जिनके लिए हम काम करते थे, उनके प्रेस नोट बनाना, छपवाने के लिए अखबारों में जाना, तो वो परिचय हो गया था। तो जाओ तो फिर बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बात करते करते ये लगा कि ये जो पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। जी ये अनलिमिटेड बाउंड्रीज वाला काम है। अगर इसमें आप काम करें, इस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। मतलब एक समाज की लेखन में वो ताकत है जो सुधार की और किसी भी चीज को आप ले वो जा सकते एक तरह से एजुकेशन का पार्ट है। हैं। जी जी मतलब जो शुद्ध और पवित्र और साफ पत्रकारिता होती है, जी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एडिटोरियल आता है, अच्छी खबरें आती हैं, अच्छे लेख आते हैं, जी तो वो लोग पढ़ के यूपीएससी में, पीएससी में और तमाम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ते हैं, संपादकीय को ज़रूर पढ़ते हैं, अग्रलेखों को ज़रूर पढ़ते हैं, जी और खबरें भी पढ़ते हैं। अलग अलग टेस्ट होता है लोगों का, कोई स्पोर्ट्स की ज़्यादा पढ़ता है, कोई कल्चर की, कोई पॉलिटिकल खबरें ज़्यादा पढ़ता है। तो वो जो हमारा लोगों से मिलना जुलना होता था, उसकी वजह से हमारे मन में आई कि क्यों ना एक छोटा अखबार भले ही निकालें, लेकिन अखबार शुरू करना है। तो 1 अगस्त 1977 को हमने मित्रों के साथ मिलके एक टाइटल मंजूर कराया अपना अखबार का। जब टाइटल मिल नहीं रहे थे, तो फिर वो सुझाव ये दिया गया कि आप अपना नाम लिख लें आगे, और उसके आगे लिख लें प्रयास, हाँ क्योंकि वो आप ही का प्रयास से चलने वाला है, तो उसको केशव प्रयास कर दें। अच्छा तो केशव प्रयास के नाम से 1 अगस्त 1977 को तत्कालीन श्रम मंत्री जगदीश गुप्ता बीजेपी की सरकार के थे, और पटवा जी, वो सकलेचा जी उसमें मुख्यमंत्री थे। तो तब ये हमने गुप्ता जी से इसका विमोचन कराया, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस ज़माने में एकमात्र संस्था थी जहाँ एक हॉल होता था, अच्छा बहुत डिग्निफाइड हॉल था। अब तो कई हॉल बन गए हैं, उस ज़माने में तो वो एक ही था, 77 की बात, 47 साल पहले की बात। जी तो वहाँ हमने वो हॉल भरा, और मित्रों को बुलाया और अपनी बात रखी, और अखबार का लॉन्चिंग किया हमने। और वो पाक्षिक था, लेकिन जी 15 दिन में निकलता था, लेकिन 15 दिन के अखबार की न्यूज़ वैल्यू तो होती नहीं है, हाँ हाँ वो व्यूज़ वैल्यू कहलाती है उसकी। व्यूज़ जी माने आप लेख लिखेंगे, किसी घटना का एनालिसिस करेंगे, कोई इंटरव्यूज होंगे उसमें, हाँ हाँ तो उसमें 15 दिन में तो खबर पुरानी हो जाती है, कोई भी बिल्कुल हो जाती 15 दिन बाद छापेंगे तो उस खबर का कोई महत्व नहीं है। तो हमने उसको साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और इंटरव्यूज और स्पेशल पत्रकारिता जैसे कह सकते हो आप, उसकी तरफ मोड़ दिया आपने। जी तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमने उस अखबार के बैनर पे, पाक्षिक अखबार के बैनर पे, हमने बहुत सारे विशेषांक निकाले। जी जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जी जी और उनके ऊपर आप जनता से उनका रूबरू कराना चाहते हैं। जी जी उसी तरह से जनता से हमने अपना रूबरू विशेषांकों के माध्यम से किया। खबरों के माध्यम से किया। नहीं, खबरों नहीं, विशेषांक। अच्छा अच्छा, एक मतलब स्पेशल इशू, स्पेशल वो केशव प्रयास का एक स्पेशल इशू, और वो कभी होली विशेषांक है, तो
होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे थीम क्या है। जी, और होली जैसे अन्य त्योहार देश में कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, जी, उनको अलग अलग नाम से क्या जाना जाता है, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो इस तरह से त्योहार विशेषांक, संस्कृति विशेषांक, अपने देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, जी, ढेरों संस्कृति हैं, ढेरों राज्य हैं, और हर 100 किलोमीटर पे आप चलेंगे तो आपको भाषा, भूषा, सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। तो हमने पूरे देश भर की जो प्रमुख प्रमुख संस्कृतियां हैं जी, उनके ऊपर आलेख तैयार करा के और संस्कृति विशेषांक निकाला। इसी प्रकार से हमने श्रम विशेषांक, 1 मई जो मजदूर दिवस होता है, हाँ, तो ये श्रम विशेषांक निकाला कि श्रमिकों के कौन कौन से कानून हैं, कौन से आपको समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको जागरूक करने के लिए, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र को बनाने में, क्योंकि श्रमिक ही होता है कि जो चीज़ों को खड़ा करता है, और वो नींव का पत्थर होता है, और वो दिखाई नहीं देता है। तो श्रम विशेषांक निकाला, व्यंग विशेषांक निकाला, बाल कथा विशेषांक निकाला, क्षणिका विशेषांक निकाला, कहानी विशेषांक निकाला, ढेर सारे विशेषांक निकाले। और वो विशेषांक सब राष्ट्रीय स्तर के विशेषांक थे, जिनकी तारीफ उस जमाने के जो धर्मयुग हुआ करता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान हुआ करता था, आपका कादम्बनी हुआ करती थी, सारिका हुआ करती थी, मिलेट जे का अखबार बहुत बड़ा करंजिया का हुआ करता था, इन सब में उसकी समीक्षाएं छपती थी। और हम जब उसका विमोचन करते थे, उसको रिलीज करते थे, तो उन सब विद्वान लोगों को ग्वालियर बुलाते थे, और बुला के फिर फंक्शन करते थे, उस पर चर्चा करवाते थे, और उसका बहुत नाम हो गया था इसकी वजह से। क्योंकि जब आप भीड़ से हटके कुछ काम करेंगे, कुछ नया काम करेंगे, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, बिल्कुल कि ये कुछ नई चीज लेके आए। सही बात। तो ऐसा करते नहीं थे लोग, बड़े अखबार भी ऐसे विशेषांक नहीं निकालते थे। वो केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली विशेषांक निकालते थे, जो एक ट्रेडिशनल होते हैं। हमने उस ट्रेडिशन से हटके कि भीड़ भाड़ में चलना क्या, कुछ बच के चलो, कुछ हटके चलो। जो हमारे मुकुट बिहारी सरोज जी कवि थे, उनकी एक कविता थी, और हमारे बहुत सम्मानित टीचर भी रहे ग्वालियर के। तो वो यही कहते थे कि भीड़ भाड़ में चलना क्या, कुछ बच के चलो, कुछ हटके चलो। तो जब आप हटके चलोगे तो अलग देखोगे, अच्छा काम होगा। तो उस फॉर्मूला को हमने आत्मसात करके अपने जीवन में उतारा, तो उसको काम किया हमने, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो बड़े अखबारों में काम करने वालों की पूछ होती थी या इज्जत होती थी, या उनको लोग अच्छी निगाह से देखते थे, उनसे ज़्यादा हमारे पाक्षिक अखबार की वजह से हमको लोग आदर करते थे। क्योंकि पांडे जी बिरजू महाराज का उस ज़माने में इंटरव्यू छाप रहे हैं, उस ज़माने में इतने बड़े बड़े लोगों के हमने इंटरव्यू छापे जिनके लोग पास बैठने की तरसते हैं। मनमथ नाथ गुप्त के लेख छपते थे, रामेश्वर शुक्लांचल के चलते थे, राम नारायण लाल परमार जी के छपते थे। मतलब देश के जो सबसे टॉप बड़े लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, या मनमथ नाथ गुप्त जी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो जो काकोरी कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का खजाना इन लोगों ने लूट लिया था, तो ये उसके प्रमुख हीरो थे इसके। तो अब तो शांत हो गए वो, उनको हम ग्वालियर लेके आए थे, और जब शहीद विशेषांक निकाला था तो उसका विमोचन उनसे ही कराया था हमने। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रही लगभग 10 साल। पाक्षिक केशव प्रयास का बहुत हंगामा था, लोग बड़ा इंतज़ार करते थे कि वो आएगा, उसे पढ़ेंगे। तो उसको भी यूपीएससी पीएससी की तैयारी के लिए उसको पढ़ते थे, क्योंकि उसमें जो सामग्री आती थी वो सामान्य अखबारों से अलग होती थी। और ये मुझे कई बार लोगों ने बताया। अभी एक फंक्शन में एक हाई कोर्ट जज साहब है, रिटायर हो गए, दुबे साहब जी, तो वो मुख्य अतिथि थे, मुझे उसमें अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा केशव प्रयास अखबार निकालते थे, आजकल निकल रहा है कि नहीं? मैंने कहा साहब आजकल तो नहीं निकल रहा। बोले वो 15 दिन में आता था, और हम उसका लाइब्रेरी में इंतजार करते थे कि उसमें पांडे जी ने इस बार क्या अच्छी चीज़ दी है। तो हम लोग पढ़ते थे, उसकी तैयारी करते थे हम लोग। वो हाईकोर्ट जज बने, और ऐसे बहुत सारे लोग थे। अभी भी मेरे पास नहीं है वो चीज़ें, किसी गलती से, किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो गई या चली गई, लेकिन अभी भी वो देश भर के लोगों की जो सेल्फ होती है बुक्स की, उनमें वो रखे हुए हैं विशेषांक। तभी मैं कुछ रिक्वेस्ट करके उनसे वापस लाने वाला हूँ। और अगर भगवान की इच्छा हो गई तो उनका रीप्रिंट करेंगे।
समझ गए। क्योंकि वो इतने वैल्यूएबल है, उसमें इतनी अच्छी सामग्री है जो आज का यूथ है भले उसको ही हम आज, जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी इतने है। साल 47 गुजार चुके हैं, लेकिन हमें वो सामग्री कहीं मिली नहीं आज तक। हाँ, और अगर वो दोबारा फिर लोगों के पास पहुंच पहुंच जाएगी। 50 साल भी बाद पहुंच जाए तो वो लोग खुश होंगे और एक बड़ा अच्छा काम सोसाइटी के लिए हो सकता है। तो ये पत्रकारिता में करते रहे। उसके बाद में फिर मित्रों ने कहा कि साहब पाक्षिक अखबार की कोई लाइफ होती नहीं है ज़्यादा, आप पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोई डेली अखबार निकालिए। तो मैंने मित्रों से कहा कि भाई डेली अखबार निकालना आसान काम नहीं है, सही बहुत मुश्किल काम है, बहुत पैसा खर्चा होता है, इतना विज्ञापन नहीं मिलेगा, इतना पैसा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने हमको, मित्रों ने बहुत, एक आगरा के मित्र थे जी। अमर उजाला में थे मिस्टर गौतम, वो मैनेजर हुआ करते थे वहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आप तो निकाल लोगे सब, आप बहुत सक्षम आदमी हो, आपकी पकड़ बहुत है दुनिया भर में, और आप उसकी एडवांस मेंबरशिप करो। मार्केट में आने से पहले आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो भी आपको शुभचिंतक है उनको मेंबर बना डालो 1-1 साल का। तो 1 साल का जैसे आपको उसमें 1000-1200 रुपये की मेंबरशिप उस ज़माने में बहुत होती थी जी। इतनी कर लो आप। और ऐसे कब आप 200-400-500 मेंबर अगर आप बना लोगे तो आपके पास साल भर का खर्चा एडवांस में आ जाएगा। तो फिर आपका अखबार निकल जाएगा और 1 साल के अंदर अपने आप आपके ऊपर वो अपने आप को जनरेट करने विश्वास है कि लगेगा। वो मतलब एक तरीके स्थापित अपन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि फिर हमने शांत समाचार 1988 में लॉन्च किया हमने। फिर लॉन्च करने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ग्वालियर का, चूँकि वो पहला शांत अखबार था मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र का, यहाँ कोई इवनिंग अखबार निकलता नहीं था, इवनिंग कल्चर ही नहीं था। उस कल्चर को अपन ने बनाया, मेहनत करी, खड़ा किया और बहुत अच्छा शांत समाचार यहाँ निकाला और लोग उसको हाथों हाथ लेते थे। और उसको निकालने के बाद फिर कुछ दिलचस्पी हमारी, चूँकि चुनाव लड़ने की रही हमेशा, तो उसी दौरान ये नगर निगम के चुनाव हुए 10 साल बाद। तो निर्दलीय चुनाव हम लड़ गए उसमें। अच्छा। मित्रों ने हमसे कहा कि आप लड़ जाइए, आप चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा हार जाएंगे तो फिर वो खुल गई तो मुट्ठी खाक की, अब बंद है तो लाखों की है। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लड़िए, आप जीतेंगे। तो फिर उसमें टिकट हमको नहीं मिला था किसी पार्टी से, हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा। स्कूटर चुनाव चिन्ह से हमने पार्षद बन गए हम। अच्छा, वो चुनाव भी आप जीत गए 1994 में वो जीत गए। और जीतने के बाद फिर माधवराव सिंधिया जी से, जो कैलाशवासी थे, उनसे हमारा बड़ा बहुत प्रेम संबंध था जी। और उन्होंने हमको कांग्रेस ज्वाइन करा दी, क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस में ही थे। जी जी जी। तो कांग्रेस ज्वाइन की, फिर उनके साथ हम काम करते रहे। फिर लीडर अपोजिशन बन गए नगर निगम ग्वालियर में। लीडर अपोजिशन का हमने कार्यभार संभाला और 5 साल बहुत ज़बरदस्त शहर में काम किया हमने। जो भी वेलफेयर के काम होते हैं अपने वार्ड में भी किया और दूसरी जगह भी किया। साथ साथ पत्रकारिता लेकिन हमारी चलती रही, उसे हमने नहीं छोड़ा। जी जी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा केस आपको शायद ही कहीं मिले कि जिसका अपना खुद का अखबार हो, वो दूसरे अखबार के लिए भी काम करता हो। तो मैंने 1988 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद उसके पहले बल्कि फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम किया मैंने। जो ये इंग्लिश पेपर थे। इंग्लिश पेपर, हाँ। ये इधर आप हिंदी पेपर, आपने जो शानदार समाचार शुरू किया वो हिंदी पेपर पत्रकारिता था। से जंप लगा के अंग्रेजी में आप पहुंचे। वहाँ आ गए। वहाँ से फ्री प्रेस में बहुत काम किया, बहुत अच्छा। उसके बाद में फिर हमको हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने का मौका मिला और 7 साल हमने ब्यूरो चीफ का काम, भोपाल एडिशन जो आता था उनका, उसके लिए काम किया। तो मेरा कहना ये है कि नई दुनिया के लिए भी काम किया। तो अपना अखबार चलाते चलाते दूसरों के लिए भी काम करना, ये अलाउ नहीं करते हैं। जो बड़ी अखबार होते हैं जी जी जी। वो कहते हैं या तो आप हमारा काम करो या अपना करें। लेकिन हमारे साथ ये एक्सेप्शनल केस था और आज भी हम पायनियर के लिए काम करते हैं। और वो कंपनी वाले, उनको कोई हमसे दिक्कत नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हो और हमारा भी कर रहे हो। जी जी। और हम इसी शर्त पर करते थे कि हम अपना ताला तो नहीं लगाएंगे, अपना काम बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने हमारी इज्जत रखी, बात रखी। और एक एक्सेप्शनल केस था ये बिल्कुल, जो आपको पत्रकारिता में बहुत कम मिलेगा कि आप खुद मालिक हो किसी अखबार के और आप दूसरे के लिए नौकरी करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है?
देखिए, पहले की पत्रकारिता जो थी वो एक मिशन की पत्रकारिता थी, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले से शुरू हुई और आज़ाद होने के बाद उनकी भावना एक मिशनरी भावना थी। लेकिन बाद में ये सने सने धीरे धीरे जो मार्केटिंग का प्रभाव बढ़ा दुनिया में और पूंजीपति प्रवृत्ति बढ़ी, और इससे पत्रकारिता भी अछूती नहीं रह पाई और पत्रकारिता एक व्यापारिक घराने के रूप में सामने आई। और वो इसलिए सामने आई कि उसके खर्चे, उसके ओवरहेड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर वो विज्ञापन ना लाएं और उसके लिए पैसा इकट्ठा ना करें तो वो उतने संस्थान बड़े को चला ही अखबार नहीं पाएंगे। नहीं चला पाएंगे। तो उसका व्यवसायीकरण हो गया। तो व्यवसायीकरण जब किसी भी चीज़ का हो जाएगा तो दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है उसमें। तो केवल पत्रकारिता नहीं, वो वकालत का भी हो सकता है, वो डॉक्टरी में भी हो सकता हर है। क्षेत्र में मतलब एक तो तरीके उसकी जो बुराइयां होती हैं व्यवसायीकरण की, वो उसमें घुस जाती है। से। जी जी जी। तो वो सब जगह घुस गई है जी, और उससे लोग प्रभावित होके, और पत्रकारिता में चकाचौंध जो है, क्योंकि पत्रकारिता में जब आप आके काम करते हैं तो आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अधिकारियों से, राजनेताओं से, और आपकी बड़ी इज्जत होने लगती है। अखबार में आप उनके खिलाफ लिख दें तो डरने लगते हैं वो लोग, और पक्ष में लिख दें तो आपके प्रशंसक वाहवाही हो हो जाते हैं। जाती है। तो उस चमाक चौंध के पीछे तमाम अपना युवा था वो भागा दौड़ा, और कोर्सेज चालू हो गए पत्रकारिता के दुनिया भर में। हमने तो कोई कोर्स किया नहीं जी। अच्छा, बिना कोर्स के आपने मतलब अपना पेपर भी निकाल दिया? उस जमाने में कोई कोर्स वोर्स वाले लोग नहीं होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो उनकी रुचि होती थी। हाँ, तो लिखना पढ़ना तो तुलसीदास जी ने कौन सी पत्रकारिता आपका लेखन क्षेत्र में कार्य अच्छा था ही तो था। वो उनसे अच्छा करते थे जो लोग ट्रेंड होके आते हैं। समझ रहा हूँ। अब ट्रेंड मिलने लगे, अब यूनिवर्सिटी चल गई है। जी। मध्य प्रदेश में भी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी केवल पत्रकारिता के लिए चल रही है। हाँ। बाकी शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जिसमें पत्रकारिता का कोर्स ना कराया जाता हो। अब उस कोर्स के माध्यम से ही आ रहे हैं बच्चे। जी जी। तो प्रैक्टिकल अनुभव अब फिर भी उनका कम होता है। प्रैक्टिकल तब होता है जब वो फील्ड में मैदान में आते हैं, और बाकी वो किताबी ज्ञान होता है उनको ज़्यादातर। तो खैर वो जो आपने बताया कि आज की पत्रकारिता क्या हो गई है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, जी, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने इस पत्रकारिता में अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो हथकंडे अपनाना शुरू किए हैं वो बड़े दुखी करने वाले हैं, और पत्रकारिता की उससे छवि भी खराब हुई है। जैसे अभी माननीय धर्मेंद्र जी शांत हुए, तो आज तक जैसे चैनल ने उनको मरने से पहले घोषणा कर दी। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी के बारे में किया, ऐसे ही और बड़े बड़े लोगों के बारे में कि हमारी टीआरपी ज़्यादा हो और हम पहले खबर हम दे दें। तो इस चक्कर में उस खबर की जो सत्यता है उसको बिना परखे जाने, टेस्ट किए सीधे वो जारी करना कि हम आगे निकल जाएं, उससे इसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े किए हुए, और आज तक को इसमें माफ़ी भी मांगना पड़ी। जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर व्यावसायिकता है वो ठीक है, वो समय की आवश्यकता है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी खबर जारी कर दें या कोई ऐसी आप कमेंट्स कर दें। आपको जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और उससे पूरे अराजकता पैदा हो सकती है। उससे कोई लोग किसी को ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो लोग ऐसी खबर सुन के सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, आग लग जाती है। और आपको मालूम है कि राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई, उनको जो मारा गया, तो वो राजीव गांधी कभी नहीं मरते अगर ये इंडियन एक्सप्रेस ने उनके खिलाफ एक जो अपना बोफोर्स तोप का वो छापा था कि इन्होंने ये इसमें घपला किया, ये किया, वो किया, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने। जी जी। आज तक वो बोफोर्स साबित नहीं कर पाया, घपला उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। और उसकी वजह से उनकी सरकार चली गई। सरकार गई, फिर उसके बाद में वो जो अफेक्टेड लोग थे वो उनके पीछे लग गए, और अंत में उनका शांत हुए, वो उनके साथ उनका मर्डर किया गया, उनका हत्या की गई उनकी। तो कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी मीडिया की इसमें ज़्यादा होती है। उनको बहुत संभल के काम करना चाहिए, बहुत सदके काम करना चाहिए, और अपनी बात मार्केट में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इससे कोई वल्गरिटी, कोई गंदगी, कोई समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है कि समाज में
ज़्यादा प्रभाव आपने देखा है दृश्य का पड़ता है। बिल्कुल हकीकत बात, पढ़ने से उतना नहीं है, अगर जितना वो देखने से है। देखने से, अब आप ये इंटरव्यू हमारा लोग देखेंगे उससे ज़्यादा असर पड़ेगा। जी जी लेकिन अगर इसको छापा जाएगा तो कम असर पड़ेगा। जी 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 तो इसीलिए इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इस विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए इनको थोड़ा धैर्य और सब्र रख के हर चीज़ को ठोक बजा के जारी करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ये बड़ा पवित्र काम है। ये अगर आप ईमानदारी से करें तो इसमें आपकी इज्जत भी बहुत है, इसमें आपको आगे बढ़ने के मौके बहुत हैं। और मैं तो आपको सच बताऊं, पूरा सार बता रहा हूं मैं जीवन का आपको, कि अगर मैं पत्रकारिता में नहीं आया होता जी तो ना मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में होता, ना नगर निगम में होता, ना मैं तमाम सारी संस्थाएं उनका हम नाम गिनाएं तो रेड क्रॉस है, या कम हमारा लोक हितकारी ट्रस्ट का अस्पताल चलता है, तमाम बहुत सारे काम हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। आज जो कुछ मैंने किया वो पत्रकारिता के बैनर पे काम करके, लोगों से जुड़ के, उस बैनर का उपयोग सकारात्मक दिशा में किया है। सकारात्मक दिशा में किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारा लोक हितकारी ट्रस्ट का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल लोहा मंडी ग्वालियर में चलता है। जी उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं, जन सहयोग से दी जाती हैं। हम गवर्नमेंट से कोई ग्रांट एंड एड नहीं लेते हैं और करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज वहाँ कर चुके हैं। मुफ्त में कर चुके हैं। और वो फॉर दी पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर्मूले पे किए हैं। कोई 100 रुपये महीने देता है, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है। उससे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, करीब 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे उसका पूरा खर्चा निकलता है। हम सरकार पर या किसी पूंजीपति पर आश्रित नहीं है उस काम के लिए। और वो हमने जब चालू किया, जब ग्वालियर की जेसी में लोग रेशम बंद हुई और 15,000 मजदूर बेरोजगार हुए, और वो अपने बच्चों का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं करा पाते थे और आरएमपी के क्लिचेज में फंस के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे, तो उनके लिए वो आज भी चल रहा है। उसको 32 साल हो गए। इसी तरह से हमने 29 साल पहले एक ग्वालियर में कल्चरल और स्पोर्ट्स की संस्था उद्भव नाम से, उस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के नाम से बनाई, और उसमें हमने कल्चर और मैराथन और स्पोर्ट्स के कई सारे काम किए। तब जब हमने मैराथन 10 साल चलाई, 20-20 हज़ार आदमी उसमें दौड़ते थे। सबसे पहली जो मैराथन मेरे हिसाब से जो हुई थी उद्भव, उसमें कपिल देव जी और वो सुनील दत्त जी आए थे। तो इसके अलावा मिल्खा सिंह जी आए, इसके अलावा शूटर बिंद्रा जी आए, इसके अलावा सचिन आए कुश्ती वाले, इसके अलावा गौतम गंभीर आए, और इतने लोग आए ग्वालियर में। ये सब युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये सब किया। और बहुत बड़ी वो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की स्मृति में हम लोग करते थे, और हमने वो बड़ी स्केल पे वो की। इसके बाद हमने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश किया। तो लगातार ये 20वां साल अभी इस साल निकला अक्टूबर में, हम इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल्स कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होता है। हाँ। जिसमें विदेशों की टीम आती है और पूरे देश की कम से कम 20-20, 25-25 राज्यों की टीम आती है। 5 दिन वो ग्वालियर में चलता है। म्यूजिक का भी कार्यक्रम होता है। तो आप समझिए कि 55 विदेश यात्राएं हमारे इस संस्था के बैनर पर, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के, हमारे भारत के 2,500 बच्चे हमारे साथ लगातार 55 यात्राएं हमारे साथ कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जी जी। तो ये सब मिला काय से पत्रकारिता से, मतलब कुल मिला के बात ये है कि मैं तो अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया, बनता गया। दूसरा, आपको जान के खुशी होगी कि 15 लाख लोगों का इलाज होना जी, एलोपैथिक पद्धति से होना, बिना सरकार के ग्रांट के होना, और उद्योग संस्था में 2,500 बच्चों का ग्वालियर से और देश भर से दुनिया के देशों में जाना और वहाँ भारत का परचम फैलाना, सांस्कृतिक झंडा फहराना, और उनको बच्चों को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देना, और ग्वालियर में पिछले 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय उत्सव करना, ये सब वो बहुत बड़ी बात है। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने शहर की ये सेवा कर रहे हैं। जी। एक ज़माने में इस शहर का नाम डाकुओं के नाम से जाना जाता था। ग्वालियर चंबल संभाग की ख्याति जरा दूसरी टाइप, बागी और डाकुओं के नाम पर थी। लोग यहाँ आने से डरते थे। बिल्कुल। और उसको कैसे बदला जाए, आने से लोग डरते थे और यहाँ के लोग पहुँच जाते थे, उनसे लोग डरते थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। अब शहरी डाकू, शहरी गुंडे जरूर हैं, जैसे कल गोली चलाई मुरार में, बिल्कुल
बीच बाजार में लगातार। जी जी। तो शहरी गुंडे रह गए हैं, लेकिन वैसे जंगली और जो जंगलों में बड़े बड़े कुख्यात। डाकू और कुख्यात होते थे वो सब चीज़ें नहीं चीज़ें हैं। नहीं हैं। और अब ग्वालियर का जो वैभव है, जी जैसे यूनेस्को में ग्वालियर को संगीत की नगरी का दर्जा दिया गया है, तो इंटरनेशनल मैप पे संगीत नगरी के नाम से ग्वालियर जाना जाता है। और इसमें उद्भव का एक बहुत बड़ा योगदान है। उद्भव संस्था के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको संज्ञान में लेके यूनेस्को ने ग्वालियर को ये पदवी दी है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने शहर के लिए कुछ योगदान कर पा रहे हैं, बड़ा योगदान कर पा रहे हैं, जिससे ग्वालियर का नाम पूरे दुनिया में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमें ये लगता है कि हम जिस मिट्टी में पैदा हुए, बढ़े, जिसने हमको पहचान दी, उसकी मिट्टी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और उसी दिशा में बहुत सारे काम हैं। चाहे आप आर्म रेसलिंग की बात करो, हमारे पास 150 बच्चे हैं जो इसमें मेडलर्स हैं। उसमें इंटरनेशनल मेडलर्स भी हैं, उसमें विश्वामित्र पुरस्कार प्राप्त भी हैं, उसमें विक्रम पुरस्कार प्राप्त भी हैं। उनको सरकारी नौकरियां भी मिली हुई हैं। बहुत बड़ा ग्वालियर में हमारा एक इसकी एकेडमी चलती है, जो इंडिया की एकमात्र एकेडमी है। आप योगा की बात करें, आप साइकिलिंग की बात करें, आप रेड क्रॉस की बात करें, तो 12,000 यूनिट ब्लड आज की तारीख में रेड क्रॉस में इकट्ठा किया जाता है, जो मानवता की सेवा के लिए ज़रूरतमंदों को प्रतिदिन दिया जाता है। इससे उनकी जान बचती है। और ग्वालियर में 2 बड़े भवन बने हुए हैं रेड क्रॉस के। उनमें से जब एक भवन बना था तो उसका अध्यक्ष मैं ही था और कलेक्टर अनिल जैन साहब थे। हम लोगों ने वहाँ बनाया। मेरे मन में 2 सवाल हैं आपको लेकर। एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इतना सब कुछ करने के बाद में, इतना सब आपने हासिल किया, इतने बड़े पद पर आप रहे और आज भी आप हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपने अहम को कैसे बचा के रखा? मतलब मेरा ये कि घमंड नहीं आया, लोगों के लिए आप सरल बने रहे, आज भी लोग आपसे उसी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको आप बराबर की तवज्जो देते हैं। ये मतलब इसके पीछे ये हनुमान जी की कृपा है। अच्छा अच्छा। ये हनुमान जी के बारे में आपको मालूम है कि वो बल, बुद्धि तीनों के सबसे ताकतवर आदमी रहे। जी जी। भगवान रहे, एक ईश्वर के रूप में उनको हम लोग पूजा करते हैं। हाँ। और इतनी शक्ति उनके पास थी कि वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको शक्ति का घमंड नहीं था। जी। उनके पास में विद्या थी, बल था, बुद्धि थी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन आपने कभी ये उनके बारे में नहीं सुना होगा कि उनको कभी घमंड आया हो इन चीज़ों का। और अपने जिनके प्रति वो रामचंद्र जी के प्रति जैसे स्वामी भक्त थे, तो कभी आंख उठा के नहीं देखते थे और कभी अपना ये घमंड नहीं बताते थे। नहीं तो वो रावण को तो वो खुद अकेले ही मार के ले आते। बिल्कुल सही बात है। अगर रामचंद्र जी उनको फ्री कर देते कि इसको निपटा दो, तो वो निपटा देते, लेकिन वो लीला करनी थी और रामचंद्र जी के ही हाथ से ही उसका होना था। तो इसलिए नहीं तो हमेशा जो आदमी घमंड से बचेगा, जो आदमी मैं से बचेगा कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरी वजह से ये चीज़ें खड़ी दिख रही हैं आपको, मेरी वजह से ये काम होते दिख रहे हैं आपको, ये उसका भगवान का भोजन होता है, जो घमंड होता है। जी। और मतलब लोग अपने मन में अहम और बहम ना पालें। अहम बहम बिल्कुल ना पालें, ज़मीन से जुड़े रहें, कोशिश करें कि उनका जीवन का हर क्षण लोगों के तकलीफ में, दुख में, परेशानी में काम आए। चाहे वो उनकी बच्चों की एजुकेशन का सवाल हो, चाहे उनकी हेल्थ का सवाल हो, चाहे उनके बच्चियों की शादियों का सवाल हो, या उनको कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी परेशान कर रहा है, कोई और लोग तंग कर रहे हैं और वो गरीब है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो उनकी लड़ाई लड़ना हो। तो ये सब आप जब करते रहेंगे और हर आदमी से आप मिलते रहेंगे, उसको अपना समझेंगे, उसका बराबरी का समझेंगे, उसको स्नेह देंगे, प्यार देंगे, आपकी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और आप ये प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस करने से होता है कि आप मैं कहने से बचिए। आप कहिए कि हमें ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम सबके मिलके कर रहे हैं। और ये सब यूनिटी के साथ में काम करना सीखें। और भगवान की कृपा से हो रहा है, वो करवा रहा है। हम किसी लायक नहीं है। हमको जो ताकत मिल रही है, हमको जो शक्ति मिल रही है, वो भगवान की दी हुई है, हनुमान जी की दी हुई है। और वो हम पे बड़ी कृपा किए हुए हैं, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। आप जब ये सब बार बार कहने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका अहम और वहम सब निकल जाएगा। और जब अहम खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल सामान्य शून्य हो जाएंगे और सामान्य हो जाएंगे। हर आदमी के लिए अवेलेबिलिटी आपकी आसानी से होगी। तो धीरे धीरे आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी।
जी जी और आप जब किसी को कहेंगे, कोई आएगा कि भाई हम इस तकलीफ में हैं, और आपने कहा कि जाओ जाओ ठीक है हो जाएगा, आप चिंता मत करो, जी तो वो हो ही जाएगा। जी क्योंकि आपकी वाणी में पवित्रता है, आपकी शुचिता है। जी जी मन मन लोगों में आपका हो अच्छा ये है, रहा है कि लोगों के मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, दिखा हाँ कुछ रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा से एक नहीं है। हाँ इसीलिए उनके चाहे हजारों लोग सुनने वाले हों, लेकिन उनकी बात को वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी की बात को ग्रहण करते थे लोग, सुभाष चंद्र बोस की बात को ग्रहण करते थे, विवेकानंद जी की बात को ग्रहण करते थे, लाजपत राय जी की बातों को ग्रहण करते थे। आज क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? आज भीड़ इकट्ठी नहीं होती है प्रशासन के माध्यम से, और नेता लोग किराए की भीड़ ला ला के अपने शो करते हैं। उस जमाने में लाखों लोग इन लोगों को सुनने के लिए निकल पड़ते थे। तो ये क्या था कि ये मनसा वाचा कर्मणा से एक थे, इनके अंदर अहम नहीं था। ये सोचते थे कि हमको ये काम करना है, हम भगवान ने हमको अपना दूत बनाया, एंजल बनाया है। ये वो सच में सेवा का भाव था उस समय। हाँ, तो वो अगर आप अपने अंदर रखेंगे, करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर टारगेटेड बेस्ड आप काम करें, जी जी मेरा आज के युवा से ये कहना है कि वो अपनी पहले तो जो उसकी पहली जिम्मेदारी है कि अपनी पढ़ाई लिखाई करे, अपने माँ बाप को वो वैसा बन के दिखाए जैसा वो चाहते हैं। फिर उसमें से जब सामाजिक जिम्मेदारियां के साथ साथ उसमें से घंटे 2 घंटे जो भी टाइम निकाल सके, तो वो सामाजिक काम के लिए निकाले, और अपनी पूरी कमाई का 10% किसी न किसी एक सामाजिक काम में ज़रूर लगाए। जी जैसे हम लोग मुरार की नदी हम लोगों ने साफ़ कराई, लोग मानते ही नहीं थे कि वो साफ़ हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने 3 किलोमीटर नदी, आज आप देख के आइए पानी साफ़ मिलेगा। 2,500-3 हज़ार वहाँ पेड़ लग गए हैं, और पर्यटन स्थल वो डेवलप होता जा रहा है। संकल्प शक्ति बड़ी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हाँ, और 3 चीज़ें इस देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिना उसके कोई देश आगे बढ़ता नहीं। उसमें एक होता है हेल्थ। जी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आपका शरीर सही काम कर रहा है, तो आप कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा शिक्षा। जी शिक्षा आपकी अच्छी है तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। अशिक्षित लोग ही परेशानी में रहते हैं, लोग उनके साथ छलावा करते हैं, उनको दिक्कत में डालते हैं, या वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो शिक्षा और हेल्थ। तीसरा, आप अपने देश का पर्यावरण नहीं सुधारेंगे, अगर आप पेड़ पौधे काटते जाएंगे, जंगल सीमेंट कंक्रीट के खड़े करते जाएंगे, बिल्डिंगें खड़ी करते जाएंगे, तो ये हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? अभी आपने देखा कोविड में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए कितनी मारामारी थी। अगर आपके पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। आपको ऑक्सीजन का महत्व कोविड ने समझाया। आप पेड़ काटते जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। आप नदियों को सुखाते जा रहे हैं, उनको ठीक नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें आज की डेट में, तो वो दिल्ली है। दिल्ली में मतलब बिल्कुल शुद्ध हवा नहीं है। ग्वालियर भी उस लाइन में आ गया है, सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको कभी माफ़ नहीं करेगी इस बात के लिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, और हमको ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, ऐसा शहर छोड़ के जा रहे हैं जहाँ हमें सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, और उस नई पीढ़ी की हमको आलोचना नहीं करनी कभी भी। हम लोग आलोचना करने लगते हैं कि ये नए लड़के बड़े ख़राब हैं, ये नए लड़के नशा कर रहे हैं, ये नए लड़के चौराहे पर खड़े होकर फालतू के काम कर रहे हैं, इन्होंने देश बिगाड़ दिया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, ये बच्चे किसके हैं? ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, ये किसी दूसरों के थोड़ी है। तो आपने संस्कार उनको नहीं दिए, आपने उनको सही लाइन पर नहीं सिखाया, आपने उनके साथ टाइम नहीं दिया, आप नोट कमाने में एक सूत्री कार्यक्रम में लगे रहे आप। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से बोला जाए, माता पिता का बच्चों के प्रति जो रवैया है, अगर वो फ्रेंडली होगा, हाँ, तो वो चीज़ें जो गलत हो रही होंगी उनसे बचा जा सकता है। आप उनके साथ बैठ के खाना खाइए, एक टेबल पे बैठिए। आप रोज नहीं खा पा रहे हैं तो कम से कम वीक में एक बार बैठिए, उनकी बातें सुनिए, समझिए। जब तक आप एक साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं, आप अपना अपना मोबाइल लेके चारों घर में 4 लोग हैं अलग अलग बैठे रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस मोबाइल ने भी बहुत नुकसान किया है, इसने भी बहुत पॉल्यूशन फैलाया है। और उससे बचना, उससे बचाना, और इस तरह से बचाना कि वो बच्चे उसको बुरा ना माने, और वो उसका पॉजिटिव उपयोग जो हो सकता है वो अधिक से अधिक करें। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान दिया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन काम करने की अभी अनंत गुंजाइश है। हमें तो कई देशों में जाने का मौका मिला, तो जाते रहते हैं, हमेशा जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि साफ़ सफाई आप देखेंगे तो बहुत अच्छी मिलेगी आपको।
हालांकि अब मोदी जी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने आह्वान किया है, तब से सफाई पे लोग ध्यान देने लगे और ये दिमाग में रहता है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए या सही जगह फेंकना चाहिए। और तो लेकिन अभी भी हम सफाई में उनसे बहुत साल पीछे हैं। जाने कितने साल हो पाएंगे तब हम उतनी सफाई रख, जितना आपका ये स्टूडियो साफ दिख रहा है ऐसी उनकी सड़क साफ दिखती है। जी जी जी। धूल नाम की चीज़ नहीं होती है। और एक कचरे का टुकड़ा मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर हम अपने शहर को अपना घर ही समझेंगे तो वो साफ रहेगा। जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं, चीज़ों को साफ रखते हैं, उसी तरीके से शहर पे रोड में जो भी कचरा हम लोग फेंक देते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अगर ये बदलाव लाएंगे को स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। हर काम सरकार और सरकारी मशीनरी नहीं कर सकती। और हम हर काम सरकार के जिम्मे छोड़ देते हैं कि ये सरकार का काम है, ये सरकार करेगी। अरे सरकार अंग्रेजों की नहीं है, सरकार आपकी है, आप ही लोग सरकार में बैठे हो। जी जी। अभी भी जो मानसिकता है आपकी गुलामी की नहीं गई है, ये बहुत दुख की बात है। जी जी जी। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको सिविक सेंस अपना डेवलप करना पड़ेगा। आपको खुद आगे आना पड़ेगा। जैसे इंदौर के लोग आगे आए, इंदौर उन्होंने चमकाया लगातार। तो ये उदाहरण है कि भाई ग्वालियर क्यों नहीं चमक सकता और शहर क्यों नहीं चमक सकते, क्योंकि इच्छा शक्ति कमजोर है। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसको करने की, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण मतलब एक तरीके से बोला जनता के साथ में जो अधिकारी वर्ग है, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं वहां से भी कमी आ रही है। नहीं, वो क्या होता है कि जब जनता जागरूक नहीं होगी तो अधिकारी फिर अपने मन का काम करेगा। अगर जनता जागरूक होगी और जनता मिल के किसी काम के लिए खड़ी हो जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो जो अधिकारी है वो जिम्मेदारी से काम ना करे। क्योंकि शहर में पहले कुछ ऐसे अधिकारी भी आए जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और लगातार सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर काम किया। अब धीरे धीरे करके चीजें मतलब सामान्य रूप से हो। दूसरा, एडल्ट्रेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। जी जी। अपने देश में हर चीज़ एडल्ट्रेट मिलती है, चाहे आप खाने की हो, चाहे पीने की हो, कोई भी चीज़ हो वो शुद्ध नहीं मिल रही है। और शुद्ध नहीं मिलेगी तो आपको तरह तरह की बीमारियां, कैंसर और अस्थमा और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सब हो रहा है। इसमें करोड़ों अरबों रुपया सरकार का और उन लोगों का जा रहा है जिनका नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रिवेंशन तब होगा जब आप एडल्ट्रेटेड चीज़ें जो आ रही है मार्केट में, सरकार उस पर सख्ती दिखाएगी और आप शुद्ध, आपको खाने को चीज़ें मिलेगी और शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छी करिए, देश अच्छा हो जाएगा। तो ये लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। हमको इस बात की वो लेना चाहिए, एक शपथ लेना चाहिए कि हम अपने घर के बगल के भी कचरे का ध्यान रखेंगे, अपना भी रखेंगे, और कहीं जाएंगे वहाँ भी ध्यान रखेंगे। और ये जो गांव-गांव में शराब फैल रही है, गांव-गांव में ये स्मैक फैल रहा है, गांव-गांव में जो ये सब चीज़ें जाके और उनसे वो लोग बर्बाद हो रहे हैं, उस पर भी रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बिहार सरकार ने लगाई है, आपका कुछ गुजरात में तो शुरू से ही है। ऐसी अन्य सरकार भी अगर शराबबंदी का एक कोई ठोस कदम उठा लें और उसका मोह छोड़ दें कि हमको इससे इतनी रेवेन्यू मिलती है, इतना पैसा मिलता है, वो कहीं और से मिल सकता है आपको, तो वो बहुत सारी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत साहस करके बिहार जैसे, जहाँ जंगल राज कहा जाता था, आज उसको स्वराज में बदला है। वो हमारे राज्य में भी हो सकता है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है। तो वो प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और पौधे लगाने का काम, जल शुद्ध रखने का काम, ये सब काम हम अगर निरंतर करते रहेंगे तो भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा देश हर तरह से, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, यहाँ नदी है, या तालाब हैं, या पहाड़ हैं, या जंगल हैं, या सफारी हैं, यहाँ आर्कियोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आप अगर ठीक ढंग से उसे प्रमोट करेंगे और लाएंगे तो दुनिया का जो टूरिज्म है वो आपकी तरफ आएगा। आपको अरबों रुपया उससे मिलेगा जो अन्य देश कमा रहे हैं टूरिज्म के नाम पर। और आप उनको सुरक्षा दें, जो लोग आएंगे उनके साथ में कोई बदतमीजी, कोई गड़बड़ी, कोई छेड़छाड़ या और जो वारदातें होती हैं वो ना हो, कानून सख्त हो, तो आप, भारत तो सोने की चिड़िया है ही, बिल्कुल और था और रहेगा, लेकिन हम उसको भूल गए। हमें वो सब चीज़ें याद दिलानी है, और याद दिला के, केवल याद नहीं दिलानी है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। जो गायत्री परिवार का एक ये मंत्र है, तो पहले हमें खुद बदलना चाहिए। जब हम खुद बदलेंगे तो दूसरे लोग खुद जिम्मेदार हों, पहले अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना सीखें। मुझे खुशी है आज आपके G5 स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, मुझसे बहुत लंबी बात की और अच्छे अच्छे मुद्दे आप लाए हैं। मैं मानता हूं कि
जब लोग इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इसमें से कुछ भी अगर वो ग्रहण कर लेंगे तो मुझे G5 का कंट्रीब्यूशन इस शहर के J5 लिए, J5 का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और हमें समाज के लिए इस माध्यम से यही सब अच्छे अच्छे काम करना मेरा है। बस मैं आपको बधाई देता हूँ जी। इसके लिए। मेरा बस आखिरी सवाल है आपसे और इसके बाद हम विदा लेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है दादा आपसे कि जिस एज में आप इतनी एनर्जी के साथ में कार्य कर रहे हैं, आज 75 साल के आप हो चुके हैं लगभग, और इतनी एनर्जी से आप कार्य कर रहे हैं, तो युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और वो मतलब वो एनर्जी किस तरीके से लेकर आए? वो एनर्जी आप जब पॉजिटिव काम करेंगे, सकारात्मक काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, जी गलत चीज़ सोचेंगे ही नहीं, दिमाग को अपने अच्छे अच्छे काम में लगा के रखेंगे, जी। तो आपकी उम्र आपके काम में कभी आड़े नहीं आएगी। अच्छा आप देखिए 79 में अमेरिका में ट्रम्प राज कर रहे हैं कि नहीं, जी जी बिल्कुल सही है ना। मोदी जी भी अब 75 के होने वाले हैं, जी जी पुतिन भी 75 के लगभग हैं। देश के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े लोग बहुत उम्र के हैं और उन्होंने बहुत उम्र में ही बहुत अच्छे काम किए कर रहे हैं। और कर रहे हैं। तो ये उम्र इसमें आड़े नहीं आती, ये तो केवल एक आंकड़ा है कि हम 75 के हो गए, अब 76 के हो गए। आप उसको आंकड़ा मानिए और काम करते रहिए, आपको काम में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन काम में पॉजिटिविटी होना चाहिए। सही। नेगेटिविटी होगी और ज़्यादा आप नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो आप पॉजिटिविटी से जो प्राप्त करना है आपको वो नहीं कर पाएंगे। भूल जाएंगे। आप उसमें समय बर्बाद मत करिए कि फलाना जी कर रहा है, वो जो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, करने दो जो कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। जी जी हम जितना सुधार सकते हैं सुधारेंगे। जी। और निश्चित रूप से जब वो मुतवातिर तौर पर हम किसी काम को करने में निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ और प्रण के साथ जब बढ़ जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं 16 घंटे भी काम कर लेता हूँ, 18 भी कर सकता हूँ, और मुझे कभी थकान नहीं होती है, चेहरे पे भी नहीं आएगी, बातचीत में भी नहीं आएगी, झुंझलाहट नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगी, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, तो कर रहे हैं ना। आपके सामने उदाहरण है, जी जी। तो आप क्यों नहीं कर सकते, या सामने वाले दूसरा क्यों नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप ईमानदारी से कोई काम करें, अच्छा काम करें, साफ सुथरा काम करें, तो आपकी यात्रा लंबी हो थोड़ी, हाँ। आपको कष्ट आए उसमें, दिक्कतें आए उसमें आपको, लेकिन अल्टीमेटली आपकी विजय उसमें होगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। और 3 P कहते हैं ना, हाँ। एक P पैशन है, एक प्रेफरेंस और एक आपका ये धैर्य। ये 3 चीजें आप अगर रखेंगे ना, पेशेंस आप रखेंगे तो आप लड़ाई जीतेंगे, ये जरूर रखिएगा। और प्रतिदिन आप ये सोचिए, प्रतिदिन हमको अपने 5 मित्रों से बात करनी है मोबाइल पे कि भाई बहुत दिन से आप मिले नहीं हो, आपके हालचाल क्या है। आजकल बात नहीं हो पा रही है, उनके हालचाल पूछिए, उनको बर्थडे पे बधाई दीजिए, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे उनको बधाई दीजिए। आप 5, 2, 3, 4 जितने लोगों को कर सकते हैं आप करिए, उतना करिए। जितना लोगों से आप घुल मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन आपका चलते रहना चाहिए। चलता रहना और कभी उनके घर जाइए मिलने, कभी उनको अपने यहाँ बुला लीजिए आप। तो आप दिन में 1-2 लोगों को हंसा दीजिए। जी जी। वो एक शेर है जो आपने सुना होगा ना कि चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसा लेते हैं, माना कि मस्जिद बहुत दूर है, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं। तो आप दिन भर में 1-2 लोगों को हंसाइए, तो महीने में आप 30 लोगों को हंसाएंगे, साल भर में कितनों को हंसाएंगे, और आगे आने वाले सालों में हंसाते ही चले जाएंगे। आपको भी हंसने की आदत हो जाएगी, और सामने वाला कहेगा ये बहुत अच्छे आदमी साथ मिलते हैं तो हंसते ही रहते हैं। तो ये आप करिए। और मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे चाचा जी हमको सुनाते रहते थे, बहुत अच्छा शेर था उनका। 2 बातें कहूँगा कि एक तो ये कि दिल मत तोड़ किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है। आप कोई अपनी बातचीत से ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी के दिल पर चोट हो जाए, उसको बुरा लग जाए, उसको खराब लग जाए। आप अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रख के, संयम रख के आप जीवन अपना निकालिए। दूसरा ये कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि अगर खुदा मुझे इजाज़त दे दे, अगर खुदा मुझे इजाज़त दे दे तो मैं इनकलाबे जदीद कर दूँ, लुटा के कारून का खजाना में सबकी ईद कर दूँ। भगवान हमको इस लायक बनाए, इतनी ताकत दे, इतना सब कुछ साधन दे कि हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या तकलीफ़ में जो लोग हैं, उनके लिए दोनों हाथों से लुटा लुटा के उनके
आनंद करें और उनको अपना जैसा अनुभव कराएं। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दादा।